तो एक आदमी को बचाने के लिए 140 करोड़ मर रहे हैं, एक आदमी के राज बचाने के लिए। यानी मोदी लोकसभा को ब्लॉक कर रहे हैं, चुनाव आयोग को ब्लॉक कर रहे हैं, जुडिशरी को ब्लॉक कर रहे हैं, हर किसी को ब्लॉक कर रहे हैं, एक्स अकाउंट को विथहेल्ड कर रहे हैं। मोदी स्वाभाविक रूप से चीन पे बात नहीं करना चाहते, चीन के खिलाफ वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ना यूएस के खिलाफ कुछ कर पाए, ना देखिए भारत के लिए वो कुछ नहीं कर सके। वो सरेंडर किसी के लिए भी हो सकते हैं क्योंकि उनको कुर्सी चाहिए। ये पहले प्रधानमंत्री है जो मातृभूमि को अपने लिए त्याग पत्र देने पे मजबूर कर रहे हैं। पूरा देश संकट में है इनकी वजह से। आज देश को ऐसे प्रधानमंत्री की जरूरत है कि जो देश के लिए दुनिया से लड़ सके, ना कि देश के लिए कुछ ना करते हुए अपने राज छुपाने के लिए दुनिया के सामने सरेंडर हो जाए। ट्रम्प साहब ने जो ट्वीट डाला है हमारे लिए, वो और उन्होंने अन्य देशों के लिए जो ट्वीट्स डाले उसमें भावना का फर्क देखिए, टोन का फर्क है। टोन जो है वो बाकी देशों में रिस्पेक्ट का है और हमारे लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं। उन्होंने ऐसे ऐसे लिया है। हमारा देश अंदर से और बाहर से पूरी तरह से खोखला बन चुका है और वो सिर्फ एक आदमी के राज छिपाने के लिए हो रहा है। हमारा कोई रिस्पेक्ट ही नहीं रहा दुनिया में। ये हमारी कठपुतलियां जो हैं वो सिर्फ हमारे लोगों का दमन करने के लिए, देश के लोगों को, देश के दुर्बल लोगों को दमन, उनके ऊपर टैक्सेस। आज आम आदमी कॉर्पोरेट से ज़्यादा टैक्स भर रहा है। जो उनको मिले बीजेपी, आरएसएस और ये लोग, वो सारे देशद्रोही हैं। राहुल गांधी के बारे में दो बातें हैं। एक, पुख्ता सबूत ना हो तो वो बोलते नहीं, यानी जो बोलते हैं तो आप समझ के चलिए वो है चीज़ दुनिया में। और दूसरी चीज़, वो जो प्रधानमंत्री के बारे में प्रेडिक्ट करते हैं वही करते प्रधानमंत्री आगे जाकर। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री की जो राज छुपाए जा रहे हैं दुनिया भर में, उसकी सच्चाई मालूम है। तो भारत एक डंप यार्ड हो गया दुनिया का। जो आपको माल मार्केट में नहीं लाना है अपने देश में अपने लोगों के हित के लिए, वो भारत भेज दो। और ओम बिरला साहब जो कर रहे हैं वो देशद्रोह है, क्योंकि संसद सर्वोच्च है, क्योंकि लोग सर्वोपरि है, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। और ओम बिरला साहब लोगों के मुंह पे पट्टी बांध रहे हैं, तो वो देशद्रोह कर रहे हैं। देश के बचाने के लिए ये प्रधानमंत्री और उनका जो कोटरी है उसको सत्ता से हटाना चाहिए। प्रधानमंत्री की छवि क्या इस देश के ऊपर है? देखिए, मोदी ने जितना इस देश का पतन हो सकता था उतना कर दिया। अब इससे नीचे देश थोड़ा ही जा सकता है। अब आएगा तो ऊपर ही आएगा ना। नरवणे साहब की किताब, एप्स्टीन फाइल्स, अमेरिका के साथ ट्रेड डील, ये तीन चीजों ने मोदी क्या है ये दुनिया को बता दिया। मैं ये मानता हूं कि विपक्ष कमजोर है, वरना ये सरकार अभी तक इस्तीफा देकर जानी चाहिए थी। ये तो भारत का दुर्भाग्य है कि सारे विश्व में भारत ही एक देश है जिसके मुखिया को ब्लैकमेल करके, हर देश एक्सप्लॉइट करके भारत को चूस रहे हैं, भारत को काट रहे हैं। जी। दोस्तों नमस्कार और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। हाल ही में अब नेटफ्लिक्स पर एक फिल्म आई है। फिल्म का नाम है धुरंधर। उस फिल्म को मैंने थिएटर में नहीं देखा, लेकिन जब नेटफ्लिक्स में आया तो उसमें बताया गया कि अजीत डोभाल कितने गुस्से में रहते हैं, देश में कोई काम ही नहीं करता है। वो तो 2006, 2008, 2010 में तो ये कहते हैं कि एक दिन इस देश में ऐसी सरकार आएगी जो घर में घुस के मारेगी, जिनको सभी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलेगी। ये हो गया रील जिंदगी, जिससे शायद बहुत सारे लोग खुश होते हैं। फिर आती है असली जिंदगी, रियल जिंदगी। रियल जिंदगी में होता यह है कि आर्मी के ही चीफ की ओर से एक किताब लिखी जाती है। वो किताब जो नेता विपक्ष राहुल गांधी लगातार उस पर बात करने की कोशिश करते हैं और इसके वजह से दिन ब दिन हर रोज संसद को खत्म किया जाता है, लोकसभा में नेता विपक्ष को बोलने से रोका जाता है। यहाँ तक कि गृह मंत्री अमित शाह से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तक हर कोई राहुल गांधी को टोकते हैं और कहते ये भी हैं कि आपको कैसे पता कि जो लिखा गया है वो सच लिखा गया है। जैसे कि मैंने कहा, लिखने वाले जो शख्स हैं वो आर्मी के बड़े अधिकारी हैं, नरवणे सर हैं, और उनकी ओर से जो किताब लिखी गई है उसे अब तक गृह मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय की ओर से परमिशन नहीं मिली है, जिसके वजह से वो उस पर बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि आपने देखा, ये जो डर है, ये जो रील और रियल लाइफ में जो डिफरेंस है वो साफ तौर पर देखने मिलता है। ऐसे में हमें लगा कि इस पर बातचीत करनी चाहिए।
पूछना चाहिए कि क्यों आखिर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री जो यूक्रेन में वॉर रुकवा सकते हैं, जो रशिया के साथ में यूक्रेन के वॉर को अपने कहने पर 2-4 घंटे के लिए रुकवा सकते हैं, कभी जो गोदी मीडिया कहता है कि उनके नाम से कभी ट्रम्प थर-थर कांपते हैं, कभी शी जिनपिंग थर-थर कांपते हैं, लेकिन राहुल गांधी की मौजूदगी में जब ये मुद्दा निकलता है 2004 के बाद पहली बार ऐसा होता है कि प्रधानमंत्री लोकसभा में बात नहीं करते हैं और उसके बावजूद जो मोशन है वो पास हो जाता है प्रेसिडेंट के स्पीच पर। तो ये कई चीज़ें हुई हैं जिस पर हमें लगा कि बात करने की ज़रूरत है और इस मुद्दे पर और किससे बेहतर बात किया जा सकता है। हमारे साथ राजू परोलेकर सर जुड़े हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत में ही मैंने एक एग्जाम्पल के जरिए बताने की कोशिश की, ये जो रील और रियल लाइफ है उसका अंतर एक तरीके से दिखाने की कोशिश की। 3-4 दिन से अगर देखें, आज जिस दिन हम शूट कर रहे हैं और जिस दिन इस वीडियो को भी देखेंगे, लोकसभा केवल 7 मिनट के लिए चला। 7 मिनट के लिए चला। विपक्ष ने जब आवाज़ उठाई तो स्पीकर आए और स्पीकर ने कहा कि अभी जो अगले जो बैठक होगी वो सोमवार को 11 बजे होगी। प्रधानमंत्री लोकसभा में बोलने से डरते हैं, राज्यसभा में बार बार बोलते हैं। आखिर ऐसा क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी की ओर से एक किताब के बारे में बातचीत करना, कैरावैन के उस आर्टिकल के बारे में बातचीत करना और प्रधानमंत्री की मोदी की चुप्पी, इसे किस तरह से देखा जाए? नहीं, और सबसे अनप्रेसिडेंटेड बात यह है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पे क्लोजिंग जो होता है एलओपी और प्रधानमंत्री का, वो भी सभापति ने होने नहीं दिया। ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ जी। तो एक आदमी को बचाने के लिए 140 करोड़ मर रहे हैं, एक आदमी के राज बचाने के लिए। अब ये राज बहुत है। आज तो एप्स्टीन फाइल का और एक लेटर आया है जिसमें एप्स्टीन पूछ रहा है अपने दोस्त से कि मोदी अब सत्ता में आ गए। जब 2014 की बात है, मई की 8 दिन में, और हम जेटली और मोदी को मिलने जाएं क्या? तो इसका मतलब वो सेक्स ऑफेंडर डिक्लेयर था, नोन। तो ये इसके आगे बहुत सारी चीज़ें। एप्स्टीन फाइल की तो अभी तो बस वो आपने क्या ही देखा है। लेकिन मुझे लगता है ये सारा मामला जो है, पहले हम लोग जनरल मनोज नरवणे साहब की बात लेते हैं। आपको शायद मालूम नहीं होगा, मुझे मालूम है क्योंकि हम लोग गांव खेड़े में रहते थे। मराठी में, महाराष्ट्र में ऑल इंडिया रेडियो पे मनोज नरवणे साहब की माता जी थी, वो यानी न्यूज़ रीडर थी। अच्छा। और हमारे घर में एक छोटा रेडियो हुआ करता था और उस पर मेरे दादा दादी ये लोग सब, हम एकदम छोटा, मुझे याद है उनकी आवाज़ मुझे कान में अभी भी याद है। सुधा नरवणे प्रादेशिक बातम्या देता है, ऐसा वो सुधा नरवणे उनका नाम था। तो वो, अगर हम लोग को ऐसा सबको लगता था यानी छोटे पे कि ये लेडी अगर बात करती तो सच बात करती है, क्योंकि उनकी न्यूज़ सुन के मेरे दादा दादी फिर मेरे पिताजी ये सब बात करते थे कि अरे आज सुधा नरवणे की स्पीच बातमी में ये बोला है, ये बोला है, वो बोला है। तो उनका बेटा यानी मिस्टर नरवणे, जनरल नरवणे साहब, वो एक ऐसे परिवार में बड़े जिसमें आप समझ सकते हैं कि जिसको संघ की जो आदर्श परिवार की जो कल्पना है, वैसे परिवार में वो जिस स्कूल में गए, वो संघ के ही जो बाहर निकल के जिन्होंने अलग काम खड़ा किया, वो ज्ञान प्रबोधिनी नाम की जो स्कूल बनाई गई पूना में, अप्पा पेंडसे साहब, तो उस स्कूल में पढ़े। और जो उस टाइम के जो लोग थे शीर्षस्थ देश में, उनके हिसाब से देश की सबसे बड़ी बहादुरी का काम सेना में जाना था। हालांकि आज हमको पता चलता है देश में सबसे बड़ा बहादुरी का काम बोलना है। तो तब वो था, तो वो सेना में गए और जनरल हो गए, यानी उनमें मेधा भी थी और इच्छा भी थी और काम में यानी उनमें एलिजिबिलिटी भी थी, उनमें एक तरह का नरवणे साहब में हिम्मत थी, वो पहुंच गए वहाँ पहुंचने के बाद अगर आपको ये पता है, वो लिखते हैं वैसा आदमी जो, देखिए, हो सके उतना बचाने की कोशिश करेगा सरकार को, मोदी और ये जो बाकी जो लोग हैं जो बीजेपी के लोग हैं, फिर भी वो अगर कहते हैं कि मुझे ऐसा महसूस हुआ जबकि चीन अंदर आ रहा था और मुझे इंस्ट्रक्शन, क्योंकि सेना, ये लोग जो भक्त लोग बोल रहे हैं उनको कुछ मालूम नहीं है, सेना को पूरे ताकत यानी पूरा अपने दे दिया है, फुली छूट दी, ऐसा नहीं होता है। सेना को स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन के बिना किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में सेना कोई एक्ट नहीं करती, एक गोली भी नहीं चला सकती। तो वो चाइना को देखते हुए नरवणे साहब ने इमीडिएटली मंत्रालय में यानी कैबिनेट में फ़ोन किया। वहाँ पर उन्होंने लिखा है कि ढोवाल थे NSA
फिर राजनाथ सिंह थे, फिर प्रधानमंत्री, सारे लोगों पर उन्होंने बताया कि ये ऐसा है, तो उनको अनुमति चाहिए थी। क्योंकि देखिए, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इज ए डेमोक्रेटिक अफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर मिलिट्री के अंडर नहीं आता हमारे देश में। तो अगर आप उस देश के साथ ताल्लुकात जैसे रखना चाहते हैं, उस हिसाब से मिलिट्री एक्ट करती है। ये बात समझिए आप बात को। तो मोदी इंडिसिसिव थे, उन्होंने जवाब नहीं दिया, और वो बोले 2.2 घंटा वो लगातार बेचैन रहे। और आखिर वो राजनाथ सिंह का बात होती है तो वो कहते हैं जो उचित समझो वो करो। यानी ऐसा कोई निर्देश ही नहीं जिससे हम तय कर सके। यानी एक जनरल के लिए इससे हताशा की बात क्या हो सकती है, जिसने अपने जीवन भर देशभक्ति, मातृभूमि, ये सब पढ़ा होगा ज्ञान प्रबोधिनी में, उसको ऐसे एक पल पे जो सरकार जो उसके विचारों की थी, उसने, उसके प्रधानमंत्री ने इंस्ट्रक्शन पे बोला गया, उसके रक्षा मंत्री ने, कि जो उचित समझो वो करो, तो उन्होंने आगे लिखा है। मैंने इतनी हताशा महसूस की कि मुझे उस वक्त पता चला कि मैं कितना अकेला हूं, मेरी पूरी सिस्टम मेरे साथ नहीं है। और सिर्फ ये बात नहीं है, कई बातें हैं। नरवणे साहब की जो समस्याएं हैं उसमें और भी कई समस्याएं थी जो सरकार की तरफ से आई थी, वो किताब में पूरा जिक्र है। और वो किताब आप अगर थोड़े पहले चाहते तो मुमकिन थी कि आपको हाथ में आ जाती। मैंने डाला भी है, मैंने एक वीडियो भी डाला है कि किताब होने से ना होने तक का सफर। मेरा एक्स अकाउंट पे आप जाकर देख सकते हैं। वो सारा मैंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डाला है कि जब किताब थी और किताब नहीं थी, उसकी वेट, उसके पन्ने, उसकी वजन, उसका ISBN नंबर, सब कुछ डोमेन में मेरे पास फोटोग्राफ्स है, वो भी मैंने डाले हैं। तो ये जो है कि 2024 में आखिर में नरवणे साहब रिटायर होने के बाद भी उनकी हताशा और तकलीफ कम नहीं हुई। उन्होंने ये किताब लिखी तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, जब तक ये देश के खिलाफ आप कुछ नहीं कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन तब तक ये है कि आपकी किताब ज्यादा दिन नहीं रख सकते। लेकिन इन्होंने ब्लॉक करके रखी उसको। यानी मोदी लोकसभा को ब्लॉक कर रहे हैं, चुनाव आयोग को ब्लॉक कर रहे हैं, जुडिशरी को ब्लॉक कर रहे हैं, हर किसी को ब्लॉक कर रहे हैं, एक्स अकाउंट को विथहेल्ड कर रहे हैं। और INB का बजट जो है वो 30-25 करोड़ से 272 करोड़ तक लेके गए, और शिक्षा का कम किया। यानी अब इजराइल से इंपोर्ट करेंगे और हमारे ऊपर फोन लगाने के लिए। ये सारी इनकी मोडस ऑपरेंडी है। तो ऐसे में इन्होंने जो एक्सप्रेशन दे रहे हैं जनरल अपनी किताब, तो उन्होंने बोला अब मेरा काम तो हो गया, मैंने प्रकाशक को दे दी है, यानी पेंगुइन को, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने उनको अटका के रखा है। तो ये सारा किस्सा है इसका जी। तो मोदी स्वाभाविक रूप से चीन पे बात नहीं करना चाहते, चीन के खिलाफ वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ना US के खिलाफ कुछ कर पाए, ना, देखिए, भारत के लिए वो कुछ नहीं कर सकेंगे। वो सरेंडर किसी के लिए भी हो सकते हैं, क्योंकि उनको कुर्सी चाहिए। लिखिए, आज तक जो प्रधानमंत्री हुए हैं, अच्छे बुरे कुछ भी हुए हैं, उन्होंने एक पॉइंट पे जब मौका आया, वक्त आया, तो रेसिग्नेशन दे दिया, लेकिन कुर्सी का मोह नहीं रखा, मातृभूमि के लिए अपनी त्याग पत्र दे दिया। ये पहले प्रधानमंत्री है जो मातृभूमि को अपने लिए त्याग पत्र देने पे मजबूर कर रहे हैं। पूरा देश संकट में है इनकी वजह से। यहाँ एप्स्टीन फाइल में इनके कागज, यहाँ क्रोनीज के कागज, यहाँ अनिल अंबानी आपके लिए वो कर रहा है, एप्स्टीन के साथ बात कर रहा है, वहाँ हरदीप पुरी बात कर रहे हैं, यहाँ नरवणे को आप चाइना के खिलाफ लड़ने की परमिशन नहीं दे रहे, वहाँ राफेल का क्या हुआ पाकिस्तान में आपको पता नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर। और वो क्या करते मालूम है, सबसे बड़ी बात मुझे आश्चर्य होता है, पूरी RSS ने ये तो, यानी RSS एक भयंकर ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन उन्होंने सिखाते वक्त तो ये नहीं सिखाया था कि हर हार के बाद वो एक सेलिब्रेशन करते हैं। एक करारी हार हो जाती है और उन्होंने कभी जीत देखी नहीं, करारी हार हो जाती है, फिर एक बड़ा सेलिब्रेशन करते हैं, अपने लोगों को बुलाते हैं। वो अग्निपथ में नहीं, अमिताभ बच्चन का अपमान हो जाता है, वो अमिताभ बच्चन ने किरदार निभाया था, वो डॉन होता है, विजय दीनानाथ चौहान, वो उसको एक होटल में ऐसे देखते हैं लोग, तो उसको क्या देख रहे हो करके वो बहुत गुस्सा हो जाता है, और फिर अपनी बस्ती में जाकर अपना सत्कार वत्कार कराता है, और वो माधवी को साथ में लेकर। तो वो जो टाइप का वो है, वो सारा जगह देखता है कि जहां आपको हार हुई है, आप अपने चमचों को बुलाएंगे, 300-200 जो भी है, और उनसे हार वार पहनावाएंगे, उनको हार पहनाएंगे, और बस खुश हो रहेंगे। और सारा मीडिया आपने गुलाम बना के रखा है, वो अरुण पुरी, कलीपुरी, वो सब जाएंगे एक दिन, लेकिन वो जाएंगे तो मैं नहीं चाहता कि
ऐसे किसी पर वो आए, क्योंकि जो मजे किए हैं उन्होंने उसका कॉन्सिक्वेंसेस भी है। तो ये सारा जो मामला है, ये एक पूरा हमारे भारत के इतिहास में भारत ने ना चीन के सामने कभी सरेंडर, नेहरू लड़े थे यार, नेहरू लड़े थे, जितने संसाधन थे उसके साथ लड़े थे उनकी सेना 62 में। और उस दिन रात को अटल जी ने जब पूछा सवाल, तो नेहरू ने रात को सेशन लिया दोनों सदनों का, और हर गाली का जवाब दिया, प्यार से दिया था ना, और गाली सुनकर भी लिया गाली सुनकर लिया, क्योंकि वो उन्होंने माना कि ये मेरी जिम्मेदारी है। इन्होंने जिस तरह से बिहेव किया, बोले आपको मालूम है उन्होंने क्या वजह दी लोकसभा में ना आने की? कांग्रेस के महिला मोरे मुझ पर हमला करने वाले थे। उनके प्रवक्ता को पूछा भाजपा के, कैसे हमला करने वाले थे? बोले प्रधानमंत्री को काटने वाली थी मुंह से। लेकिन अगर ये बात हंस रहे हैं हम, लेकिन मैंने भी जब पहली बार पढ़ा, क्योंकि मैं टीवी पर देख नहीं रहा था, मुझे लगा कोई ट्रोल कर रहा है। कांग्रेस की महिलाओं को जितना मैं जानता हूँ, या लोकसभा में जितनी भी महिलाएं हैं, उनकी मैं इज्जत करता हूँ, उनका मैं आदर करता हूँ। मुझे उनके बारे में इतना तो यकीन है कि वो किसी को काट के अपने मुंह खट्टा क्यों करेगी। सही बात है। लेकिन सर, अगर ये बातें एक स्पीकर आकर ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि मैंने प्रधानमंत्री से कहा कि वो नहीं आए, प्रधानमंत्री एक बार भी जवाब नहीं देते हैं, रक्षा मंत्री जो हैं वो लगातार उठकर राहुल गांधी को बोलने से रोकते हैं, और जिस नहीं, सभापति महोदय बिरला महाशय, ओम बिरला, वो जिस तरह से लोकसभा में बिहेव करते हैं, उससे ये पता चलता है कि वो सभापति पद के योग्य नहीं है। लेकिन आपने तो वो फिर से हम लोग वो निरंबर्ग देखी है, तो हरमन गोरिंग था, वो भी सभापति था नाजी पार्टी का। आखिर हश्र क्या हुआ वो तो जानते ही है। सही बात है। अब क्योंकि हमने प्रधानमंत्री की बात निकाली और इस किताब से हम शुरुआत कर रहे हैं, तो जैसे कि उसमें कहा भी गया है किताब में कि प्रधानमंत्री कार्यालय से और राजनाथ सिंह की ओर से नरवणे साहब को ये कहा गया कि जो उचित लगे वो करिए। और इसके आगे उन्होंने कैरावान में लिखा है कि ये उस समय का ये वो समय था जब कोविड बढ़ रहा था, लोग मर रहे थे, पाकिस्तान का चीन को समर्थन था, अगर मैं गोली चलाता और वॉर हो जाता तो क्या मेरे सैनिकों के पास एसेंशियल सप्लाईज आते नहीं आते, बहुत सारे फैसले उन्हें लेने थे। 20 सैनिकों का जो वो वहां पर हो गया जी शहादत, उसके बारे में अनसंग अनऑनर्ड गए हैं वो, अनसंग अनऑनर्ड, क्योंकि प्रधानमंत्री ने ऑन रिकॉर्ड कहा ना कोई करना ही नहीं चाहते थे। हाँ। ना कोई घुसा है ना कोई आया है, जबकि यहाँ पर और चाइनीज मीडिया ने उसको खूब चलाया। और जो हमारे, मैं पहले विश्वास नहीं रखता था ऐसी जो कॉन्स्पिरेसी थियरीज है, मैं ज्यादा विश्वास नहीं रखता, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी बार बार बोल रहे थे कि चाइना के पास कुछ राज है, जैसे यूएस के पास भी है, अब तो पता ही चल गया, तो इसलिए ये बात नहीं करते चाइना के खिलाफ। 19 बार 18 बार गए थे, मुख्यमंत्री थे तब चीन, इसलिए वो बात नहीं करते, इसलिए उनके खिलाफ जाना नहीं चाहते। अब तो मुझे यकीन होने लग गया, क्योंकि कोई देश के सामने अपनी जान भी क्या ही चीज है ना, किसी भी। और जब आप प्रधानमंत्री बोलते हो तो आपको देश ने सब कुछ दिया है, देश की जनता ने सब कुछ दिया है, तो आपको जान तक न्योछावर करनी चाहिए। आप जान न्योछावर करने की बात तो करते, वो सब बकवास बातें तो कोई भी करता है, लेकिन आप एक्चुअल जब जान न्योछावर करने की जरूरत नहीं है, उसको आपको डिसिसिवली आपके, आज देश को ऐसे प्रधानमंत्री की जरूरत है कि जो देश के लिए दुनिया से लड़ सके, ना कि देश के लिए कुछ ना करते हुए अपने राज छुपाने के लिए दुनिया के सामने सरेंडर हो जाए। आप देखिए अमेरिका के सामने ऐसे हमने जो किया है, उसमें हमारा पूरी तरह से बर्बादी हो जाएगी हमारे कृषि क्षेत्र की। हमारे लिए 18% टैरिफ और अमेरिका को हम 0% टैरिफ। अब ये बोलेंगे हम मानते नहीं हैं, हम क्या मानते नहीं हैं यार? वहां पर सारे विदेश मंत्री, खुद ट्रम्प साहब ने बोला है, और ट्रम्प साहब ने जब ये ट्वीट डाला तो मोदी कह सकते थे। और ट्वीट भी देखिए, ट्रम्प साहब ने जो ट्वीट डाला है हमारे लिए वो, और उन्होंने अन्य देशों के लिए जो ट्वीट्स डाले, उसमें भावना का फर्क देखिए, टोन का फर्क है। टोन जो है वो बाकी देशों में रिस्पेक्ट का है और हमारे लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं। उन्होंने ऐसे ऐसे लिया है हमको। भारत एक ताकत था साउथ एशिया का, और भारत में नाम से लेके हर मूवमेंट में भारत ऐसा आगे था और ऐसा ताकत था। पाकिस्तान तो हमारे सामने कुछ नहीं था, हम चाइना से बराबरी कर रहे थे आखिर तक मनमोहन की सरकार के। लेकिन आज ये इस तरह का भारत में देख रहा हूं कि जो अफगानिस्तान से बदतर हालत है रुपीस की। हमारा देश
अंदर से और बाहर से पूरी तरह से खोखला बन चुका है और वो सिर्फ एक आदमी के राज छिपाने के लिए हो रहा है। ये हमें एक आदमी की, एक पार्टी की और एक संगठन की लाज उसको छिपानी है, इसलिए पूरे देश को बर्बाद किया जा रहा है। ये हमको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए और मुझे लगता है जनरल नरवणे साहब ने भी यही किया और उन्होंने बहुत सही किया। वो किस विचारधारा के, कहाँ से आए गए, तो वो भारत के जनरल थे, पूरी सेना के, आर्मी के चीफ थे और बिपिन रावत जैसे एक तरह से सीडीएस जिनको बनाया गया, वो बहुत बाईपास करके उनको सीडीएस बनाया। वो बहुत जैसे छोटी मानसिकता वाले थे, ऐसा उनके कलीग्स लिखते हैं, बहुत सारे कलीग्स ने लिखा है। उनको सर पर लेके नरवणे साहब ये सारी चीजें खेल रहे थे। यानी मुझे लगता है कि जनरल नरवणे साहब ने कितना कुछ भोगा होगा, उतना उन्होंने किताब में, पूरी किताब जो है उसमें उतना लिख नहीं पाए हो। अगर वो कभी लिखेंगे और किताब, तब आपको पता चलेगा। फिर भी उन्होंने बहुत सारा लिखा है, ये लेकिन लिखा नहीं है बिपिन रावत साहब का, वो उनके कलीग्स ने बहुत सारे लिखा है, अपनी सोशल मीडिया पे भी लिखा है कि नरवणे साहब ने किस तरह के प्रेशर टैक्टिक्स को सामना किया और हमारे देश उनका क्या कर रहा था, विदेश के साथ जो हमारे दुश्मन देश है उनके साथ लड़ने के लिए उनको इस्तेमाल नहीं कर रहा था, उनकी होशियारी, बहादुरी, स्ट्रेटेजिस्ट उनको दबाने के लिए सारी मशीनरी यूज कर रहा था। जैसे कि हमारी मेधा है, हमारी प्रज्ञा है, हमारा सृजन है, आपका है, या हजारों लाखों करोड़ों युवकों का है, उनको देश के लिए यूज नहीं कर रहे हैं मोदी जी, उनको दबाने के लिए सारी मशीनरी यूज कर रहे हैं, इजराइल से और मंगा रहे हैं। वी आर एनस्लेव्ड बाय इजराइल, वी आर एनस्लेव्ड बाय नेतन्याहू जी। क्योंकि हम इस पर एंड चाइना टू, चाइना से तो है, मैं इसी पे आ रहा था, चाइना के ही शब्द पर आ रहा था। पाकिस्तान शब्द आते ही, क्योंकि प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में गुरुवार के दिन बात की, हमने पाकिस्तान में ये किया, हमने वो किया, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, गरीबी बढ़ाई, कई सारी चीज़ें बोली। चीन आते ही प्रधानमंत्री चुप बैठ जाते हैं। चाइना पर ही जब राहुल गांधी बात करना चाह रहे थे, अगर प्रधानमंत्री संसद में खुद तो भाषण देते नहीं हैं लोकसभा में, और राहुल गांधी को भी एक के बाद एक 3-4 दिन बोलने से रोका जाता है, कभी ओम बिरला, नेता विपक्ष को रोका जाता है, फिर खड़गे साहब जो सबसे सीनियर मोस्ट सांसद है उनको भी रोका गया। तो ये जो इमेज है, क्या आपको लगता है, क्योंकि मैंने शुरुआत इसी से की थी, रील और रियल से, रील में जिस तरह से इन्होंने बना दिया है, घर में घुस के मारते हैं, नया भारत है, ये वो वगैरह वगैरह, और रियल में जैसे ही पता चलता है कि धुरंधर केवल टीवी में रह सकते हैं, अपनी पोल डोवाल साहब ने जो एक अफवाह फैली थी, डोवाल साहब ने यूएस के लिए वो बोला, कुछ ये बोला, बहादुरी के कुछ जवान बोले, हमारे एमईए ने भी वो बोला था, इमीडिएटली वहां से इनकार आ गया, ऐसा कुछ बात नहीं हुई, खत्म। हमारा कोई रिस्पेक्ट ही नहीं रहा दुनिया में। ये हमारी कठपुतलियां जो हैं वो सिर्फ हमारे लोगों का दमन करने के लिए, देश के लोगों को, देश के दुर्बल लोगों को दमन, उनके ऊपर टैक्सेस, आज आम आदमी कॉर्पोरेट से ज्यादा टैक्स भर रहा है, आप देखिए निकाल के। और ऐसे ऐसे बजट, यानी ये मुझे कई बार ऐसा लगता है ये सपना है, ये सच नहीं है। चीन के सामने आपको, चीन यहाँ पर हमारे ऊपर हमला करके आया, लद्दाख और अरुणाचल पे उसका आंख है और वो कभी भी कब्जा कर सकता है, ये प्रधानमंत्री ज्यादा दिन रहे तो। लेकिन ऐसे वक्त आपने क्या किया, चाइना की कम्युनिस्ट, ओरिजिनल माओइस्ट कम्युनिस्ट पार्टी को बुलाया, उनके साथ भाजपा ने मीटिंग की, आरएसएस के कार्यालय में जाकर आरएसएस ने मीटिंग की। उनको तो अच्छा ही है, आप जमीन भी दे रहे हो, जंगल भी दे रहे हो, आप रिसोर्सेज भी दे रहे हो, आपका एक बहुत अच्छा राज्य भी दे रहे हो, वो गांव भी बदल रहे हैं, वहां से बस्तियां भी कर रहे हैं, और ऊपर से आपकी जो सत्ता में पार्टी है उसके साथ पार्टियां भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो उनको मिले, बीजेपी, आरएसएस और ये लोग, वो सारे देशद्रोही है। क्योंकि आप दुश्मन देश के साथ नहीं बैठना चाहिए, जब तक ये मामला सुलझ नहीं जाता तब तक तो दुश्मन है। सही बात है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कई लोगों ने, मैंने देखा कि सोशल मीडिया पर ये सवाल भी उठाया कि राहुल गांधी बार बार क्यों जिद कर रहे थे इस किताब की बात करने। आपको लगता है कि उन्होंने जो बार बार इसी मुद्दे को बार बार उठाया, कई बार कहा गया ये अनपब्लिश्ड है, किरेन रिजिजू से लेकर राजनाथ सिंह से लेकर अमित शाह ने बोला, लेकिन वो टिके रहे, क्या इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो छवि बनी थी, क्योंकि वो बाहर आकर कह भी रहे थे संसद के बाहर कि प्रधानमंत्री इस पर नहीं बोलेंगे, और अंत में वही साबित हुआ कि 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, जिस दिन राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया, प्रधानमंत्री बैठे थे, वो बाहर गए, फिर आए भी नहीं, अगले दिन भी भाषण नहीं दिया। राहुल गांधी ने इस मुद्दे को पकड़ के रखा, और एक तरीके से क्या आप मानते हैं कि ये जो पूरा
मीडिया का और फिल्म्स का और बाकी चीज़ों के थ्रू प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था, उसको एक तरीके से पर्दाफाश किया और एक्सपोज किया उनके ओर से। नहीं, मीडिया प्रोपेगेंडा तो बकवास ही है, वो बात अलग ही है। लेकिन राहुल गांधी के बारे में दो बातें हैं। एक, पुख्ता सबूत ना हो तो वो बोलते नहीं है, यानी जो बोलते हैं तो आप समझ के चलिए वो है चीज दुनिया में। और दूसरी चीज, वो जो प्रधानमंत्री के बारे में प्रेडिक्ट करते हैं वही करते प्रधानमंत्री आगे जाकर। तो उन्होंने बोला था पीयूष गोयल का बयान आने के बाद भी, ये तो ये डील करेंगे यूएस के साथ, ऐसे ही झुक जाएंगे उनके सामने, और वैसे ही हुआ। उन्होंने कहा था चाइना पे एक शब्द नहीं बोलेंगे, कितने 4 साल से लगातार बोले हो, चीन पे बोलेंगे नहीं बोल रहे हैं। तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री की जो राज छुपाए जा रहे हैं दुनिया भर में, उसकी सच्चाई मालूम है। और वो आप एप्स्टीन फाइल में जो और नया आ रहा है, जैसे कि मैंने अभी बोला जेटली और मोदी को मिलने 8 दिन हुए थे शपथ लेके प्रधानमंत्री को, तो ये एप्स्टीन लिख रहा है जो सेक्स ऑफेंडर है 2019 में 2014 में 14 में देखते हैं, एक सेकंड, 14 में ही है शायद जी, क्या फर्क पड़ता है हमको, टाइम ही टाइम है। अगर एक व्यक्ति बिना चुने 14 में ही होगा, मेरे पास वो ओरिजिनल मेल ही है इसलिए मैं पूछ रहा हूं। हाँ, 5 जून 2014, जस्ट 10 days आफ्टर नरेंद्र मोदी वॉज स्worn in as the prime minister of the first time, for the first time, Jeffrey Epstein wrote American billionaire Tom Pritzker, should we do India together, Jetli and Modi? जी, यानी तब से ही इनकी ओर से लगातार कोशिश की जा रही है। नहीं, यानी इनका गठबंधन पहले से था। देखिए एक तो अब दो बातें क्लियर है कि एप्स्टीन इजराइल के लिए काम करते थे और मोसाद के लिए करते थे, नेतन्याहू के लिए करते थे। इनका गठबंधन बहुत पहले से था। इनके 2014 में सत्ता आने की और बाद में जो सत्ता टिकी रहने की वजह ही इजराइल है। वरना एशिया में हमारे सारे पूर्व प्रधानमंत्री इंक्लूडिंग अटल जी, उन्होंने भारत को किसी भी दूसरी सत्ता को अंदर आने से, हमारे अंदरूनी राजनीति में आने से, दखलंदाज करने से पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया था। मोदी ने दरवाजे खोल दिए। अब भारत वो नहीं रहेगा जो पहले था। वी आर एनस्लेव्ड बाय डिफरेंट पार्टीज। तो यहाँ से चाइना, इजराइल तो पूरा वो एडमिनिस्ट्रेशन और हमारी खुफिया और डेटा का पूरा कब्जा ले चुका है। फिर उनके साथ हमारे सारे क्रोनीज के संबंध है, आपको तो जानते ही हैं। जो अनिल अंबानी का तो आ ही गया, बाकी लोगों का तो अलग अलग जगह चल ही रहा है। सही बात है। तो ये सारा जो मामला है उसमें भारत का देश फंस चुका है, और जिसने फंसाया वो अभी भी सत्ता में है। ये किसी भी अन्य देश में नहीं हो सकता। राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वो सही है, लेकिन उनको ये बोलना चाहिए कि अब मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए। आप ये कह रहे हैं, ये बात ऐसा लगता है कि ये संदेश लोगों तक जाना चाहिए, लेकिन जब मैं टीवी लगाता हूँ या जब मैं देखता हूँ कि क्या चल रहा है, तो इसके बावजूद ये जो खबरें हैं, चाहे वो एप्स्टीन फाइल से जुड़ी हुई हो या फिर जो यूएस के साथ डील है, हो भले ही आप कितना भी कहें कि देश का डंका बज रहा है, सच्चाई ये है कि इससे भारत को नुकसान है, भारत के किसानों को नुकसान है। ये बात भी आपने सिर्फ कही। किसानों को नहीं, मैं आपको बताता हूँ, भारत की एक भी सेक्टर ऐसा नहीं जिसमें फायदा है, क्योंकि ट्रम्प साहब ने हमारे देश के फायदे के लिए वो बनाया ही नहीं है। वो सिर्फ अमेरिका का फायदे के लिए बनाया है। उनको लगता है भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है, बस इतना ही रहा भारत का। अब मार्केट में आप समझिए बिल गेट्स अपने वैक्सीन के गिनी पिग्स के माध्यम से यूज कर रहा है आपको, यानी उनके जो भी, यानी वो जो इटली का प्रोडक्ट है जो रत्नागिरी में महाराष्ट्र में लाया है, जिससे वहां पर लोग मर चुके थे। तो भारत एक डंप यार्ड हो गया दुनिया का। जो आपको माल मार्केट में नहीं लाना है अपने देश में अपने लोगों के हित के लिए, वो भारत बेच दो। तो भारत का 140 करोड़ लोग जो हैं वो प्रयोग के लिए अब हमारे प्रधानमंत्री ने अमेरिका, चाइना, इजराइल को दे दिए। हमारे जल जंगल जमीन भी उनको ही दिया, और उनकी तरफ से ऑन बिहाफ ऑफ देम जो हमारे क्रोनीज है, जो हमारे अपने दिखते हैं लेकिन है नहीं, वो ये सारा तोड़ रहे हैं, ये सारा काम कर रहे हैं। यानी पूरा हम बर्बाद होने जा रहे हैं। और फिर भी हम अब अगर इस पर विश्वास नहीं रखें कि जो नरवणे साहब कह रहे थे वो झूठ है,
अब झूठ तो है नहीं, सबको मालूम है। अब उनकी सेना के लोग ही लिख रहे हैं कि ये सच है। लेकिन अंत मोमेंट पर, क्योंकि नरवणे साहब की बात आई, अंत मोमेंट पर भी ये कहा गया कि इन्हें कैसे पता चला, राहुल गांधी को कैसे पता चला, जो भी वो कह रहे हैं वो झूठ है। अरे ये आपको मालूम है, ये मामला तूल पकड़ा क्योंकि सुशांत सिंह नाम के जो जर्नलिस्ट है उन्होंने कारवान में स्टोरी की, वरना 3 साल पहले प्रिंट में छपा था। सही बात है। तो ये बात कोई नई नहीं है, और ये 2020 में हुआ था। ये नरवणे साहब ने लिखकर बहुत दिन हो गए हैं। 2024 में उन्होंने इंटरव्यू दिया है कि मैंने लिख चुका हूं, और वो क्या लिख चुके हैं वो भी लोग लिख चुके हैं। उनके ब्लर्ब पे यानी किताब के बड़े वीपी मलिक साहब और बाकी लोगों ने कमेंट लिखे हैं। वो किताब पूरी तैयार हाथ में है लोगों के। आप समझते हैं कुछ कॉपीज मार्केट में जा चुकी हैं और पूरा पता चल चुका है लोगों को। अब वो लोगों को, आम लोगों के लिए कैसा पता चलेगा, ये वो सारी बातें जो है वो अलग है। लेकिन आप ये है कि किसी भी प्रधानमंत्री सिर्फ शक के, ये अगर कांग्रेस का प्रधानमंत्री होता तो आज इतना सारी कांड होने के बाद बीजेपी क्या करती? वेल में नाचती रहती 15 दिन, और कांग्रेस सह लेती वो भी। और सभापति बीच में बस चुप 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 चुप, ऐसा मत करो ऐसा मत करो, इतना ही कहते। ये इन्होंने किया है, मनमोहन के साथ किया, मनमोहन सिंह के साथ किया है। मनमोहन सिंह साहब जब प्रधानमंत्री थे और तेलंगाना का जो बिल आया तब नीचे जाके नाचे थे लोग, कागज फाड़े थे उन्होंने, फाड़े थे ना। और ओम बिरला साहब जो कर रहे हैं वो देशद्रोह है, क्योंकि संसद सर्वोच्च है, क्योंकि लोग सर्वोपरि है, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। और ओम बिरला साहब लोगों के मुंह पे पट्टी बांध रहे हैं, तो वो देशद्रोह कर रहे हैं। चाहे आप कोई भी हो, आप देशद्रोही हो। ठीक, ये सारी चीज़ें हुई, आपने कही ये बात मैंने भी समझी, ये बात मुझे लगता है कि हमारे दर्शक भी समझ गए। प्रधानमंत्री राज्यसभा में बात करते हैं, और आज जितने भी अखबार उठा लीजिए हर जगह पे उसी का हेडलाइन चल रहा है कि प्रधानमंत्री ने इतने बार, 20 से ज़्यादा बार कह दिया कि ये तो चाहते हैं कि मोदी की कब्र खुद जाए। प्रधानमंत्री बहुत झूठ बोलते हैं। हाँ। एक तो सिंपल बात बोलता हूँ, झूठ यानी फैक्चुअल झूठ बोलते हैं। अब फिरोज गांधी साहब का सरनेम गांधी था, और वो गांधी था तो वो झूठे गांधी कैसे हो गए? और कभी भी इंदिरा जी ने या राजीव जी ने या राहुल जी ने या प्रियंका जी ने या सोनिया जी ने ऐसा क्लेम नहीं किया वो गांधी का नाम हमारा गांधी का नाम है, ऐसे थोड़ी क्लेम किया है, वो नहीं किया है। अरे लोगों को पता है नहीं। और ये गांधीयन होना ये अलग बात है, वो गांधीयन भी रहे और गांधी भी है। वैसे वो और अगर गांधी के सच्चे वारिस जो हैं, डायरेक्ट ब्लड, वो भी कहा मोदी के पक्ष में है। तुषार गांधी का नाम लीजिए, वो तो राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में चले भी थे। तो बात यह है कि ये कोई गांधी की फैमिली, महात्मा गांधी की फैमिली, अब नेताजी की बेटी ने खुद बोल रही है। उस दिन आनंद बर्धन साहब के शो में मैंने देखा कि नेताजी की बेटी बोल रही थी। तो नेताजी की बेटी, नेताजी के पोते, यानी नहीं पोते, हाँ पोते ना, यानी जिनका SIR में, हाँ शरद, तो वो सारे लोग तो मोदी के खिलाफ हैं और बोल रहे हैं ये गलत कर रहे हैं काम, ये देश के प्रधानमंत्री नहीं होने चाहिए। मोदी जी जो बोल रहे हैं उसको फैक्चुअल बेस कुछ भी नहीं है। और ये जो किताबें लाते हैं वो फर्जी किताबें हैं, उनके जो फैक्चुअल बेस एक भी नहीं है, सब व्हाट्सएप भरी है। तो ये ऐसी बेतुकी बातें 2 घंटा क्या 10 घंटा आदमी कर सकता है। सत्य 4 लाइनें काफी है। लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी की बात, कबीर ने कहा है। तो जो देखा देखी की बात है वो नरवणे ने लिख दी, खत्म है आपकी बात। जो एप्स्टीन की बात है उसने लिख दी, खत्म है आपकी, देखा देखी की है। अब आप क्या बोल रहे हो? आप यहां का वहां का, नेहरू का ये वो। अरे नेहरू कैसे भी थे, वो देश के लिए लड़े और देश के लिए उन्होंने 10 साल जेल में काटे। सत्ता में आने से पहले 10 साल जेल में थे वो। आप कहेंगे ऐसा जेल था, आप जो भी बोलो, जेल में थे वो। उनकी बीवी मर रही थी तभी जेल में थे वो, तब भी। यहाँ औरंगाबाद की जेल में, नगर की जेल में उन्होंने वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब लिखी थी। खैर अब नगर भी वो नगर रही था, और डिस्कवरी ऑफ इंडिया वो लिखने वाले नेहरू का नाम भी वो लेने लायक नहीं रहा। खैर, लेकिन ये सारी बातें जो हैं वो मोदी जी पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि उनके कोई भी पढ़ते क्यों नहीं है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि उनकी किसी भी बात में कोई भी संदर्भ एक्सटेम्पर नहीं आता। देखिए, कई बार आप टेलीप्रॉम्प्टर वगैरह यूज भी करते हैं, वो कोई बड़ी गलत बात नहीं है, मैं मानता हूं।
एक फॉर्मल भाषण के लिए आप टेलीप्रॉम्प्टर यूज करते हो तो कौन सा गलत, लेकिन इनफॉर्मल बात जब मोदी जी करते जैसे लोकसभा ये वो सब बात, तब उनकी बातों में इतनी गलतियां होती है, इतनी गलतियां होती है कि जो मर चुके हैं जैसे, और जो बाद में पैदा हुए उनकी भेंट यानी स्वामी विवेकानंद वो कितनी बार बोले, और वो विदेश में जाके इंग्लैंड में जाके प्रधानमंत्री के सामने बोले, ऐसा उन्होंने इतनी बार किया है कि अब मैंने गिनना छोड़ दिया। उनके जो फैक्चुअल मिस्टेक्स हैं उसके ऊपर एक किताब हो सकती है, लेकिन वो बाद में की जा सकती है। पहले हमें देश को बचाना है, और देश के बचाने के लिए ये प्रधानमंत्री और उनका जो कोटरी है उसको सत्ता से हटाना चाहिए। सत्ता में वो आना चाहिए, वो कोई पूछेगा कौन आना चाहिए, मैं मानता हूं कि सत्ता में वो व्यक्ति आना चाहिए जो देश के लिए सारी दुनिया से लोहा ले ले, इंदिरा गांधी की तरह। हाँ, ममता आए तो भी चलेगा, कोई भी आए। नहीं, मुझे इतना यकीन है कि ममता देशभक्त है, राहुल आए तो बहुत अच्छा है, वो भी देशभक्त है, और भी कोई स्टालिन आया तो भी चलेगा, वो भी देशभक्त है। मोदी जितना कोई सरेंडर नहीं कर सकता, क्योंकि किसी के वेस्टेड इंटरेस्ट यूएस, इजराइल और चाइना में नहीं है, ना ही किसी के क्रोनीज हैं। देखिए, इनमें से किसी का नाम एप्स्टीन फाइल में नहीं आया, ना ही इनका नाम चीन से जुड़ा है, ना ही इनका इजराइल कोई रिस्पेक्ट करता है। ये बेस्ट है देश के लिए। 2014 से पहले अगर सोचिए यही माहौल होता कि पता चलता कि प्रधानमंत्री ने सैनिकों को, अपने देश के सैनिकों को उनके हाल पर छोड़ दिया, इस तरह की बात कही, जो उचित लगता है वो करो, उसी प्रधानमंत्री को लेकर एक एप्स्टीन फाइल्स में यह आता है कि ही डांस्ड फॉर अस इन इजराइल, यानी यूएस के लिए इजराइल में ही डांस्ड फॉर अस, ऐसी बातें सामने आती हैं। लेकिन ये अगर 2014 के पहले होता तो हर एक मीडिया इसे उठा था। मैं अखबार से लेकर टीवी देख रहा हूँ, कहीं पर भी इसका कोई जिक्र नहीं होता है। तो ये जो इनका मैसेजिंग है उसे दबा के रखना, उसका तो प्रभाव पड़ता है कि मैक्सिमम लोगों को इसकी जानकारी नहीं मिलती, आपको लगता है, और वही लोग जाकर इनको वोट देते हैं, फिर ये हिंदू मुस्लिम करने लग जाते हैं। नहीं, इनको वोट ज्ञानेश गुप्ता देते हैं, इनको वोट लोग कहाँ देते हैं? उनको वोटिंग हुई तो लोकसभा में उनको बहुमत किधर मिला? क्या बात कर रहे हो? वो मरमर के ज्ञानेश गुप्ता और राजीव कुमार की मदद से भी उनको 240, वो भी झूठे हैं नंबर, आंकड़ा, हार चुके हैं वो लोकसभा। लोग वोट नहीं देते इनको लोगों की वोट्स की परवाह नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग को इन्होंने पूरी तरह से हाईजैक कर लिया है। चुनाव आयोग को हाईजैक इसलिए करना पड़ा क्योंकि इनकी नीतियां थी, वो लोकप्रियता नहीं पा सकती, ये उनको पता चल गया। यही तो प्रॉब्लम है उनकी। अगर मैं लोकप्रिय हूं और लोगों के लिए मैं काम कर रहा हूं और लोकप्रियता के रथ पे सवार हूं, तो मुझे चुनाव आयोग का क्यों हाईजैक जरूरत करना नहीं पड़ा? है। क्या वो जैसे चुनाव होंगे मैं जीत के आऊंगा? नेहरू ने चुनाव आयोग थोड़ी हाईजैक किया था। इंदिरा ने जब भी हार मानी तो हार मानी। तो चुनाव आयोग हाईजैक नहीं किया किसी प्रधानमंत्री ने इनकी तरह, क्योंकि इनको जरूरत थी सत्ता की, सर्वाइवल के लिए। कल सत्ता से उतरते हैं तो एप्स्टीन फाइल, नरवणे की किताब, चीन के साथ इनके संबंध, इजराइल को बेचा देश को, ये सारी चीजें निकलेगी। और ये निकलेगी तो ये तो ट्रेजन है, ये तो देशद्रोह है। तो ये और इनके साथ जितने सारे जो मंडली जमा हुई हैं, वो सारे लोगों का क्या हश्र होगा? तो इसलिए इनको सत्ता में बने रहना है, क्योंकि अपने काम दबाने हैं। तो मैं यही कहता हूं, इनके राज छुपाने के लिए 140 करोड़ लोगों की बलि जा रही है। और इसीलिए 2 घंटा भाषण किए, कुछ भी सर पैर नहीं था। वो भाषण था क्या? कहाँ लोग देखते हैं? आप देखिए, यूट्यूब निकाल के देखिए उनके भाषण के नीचे कितने लोग, व्यूज कितने हैं। और एक ही चीज, यानी मैंने पढ़ा भी 23 बार उनका यही कहना कि ये तो मोदी को मारना चाहते हैं। एक तो खुद को थर्ड पर्सन में देखिए, ये जो बोलते हैं ना, इसको एक साइकोलॉजिकल एनालिसिस जब करते हैं तो इसको एक नाम है, इसको ओथेलो सिंड्रोम कहते हैं। मुझे कोई मारना चाहता है, ऐसा हमेशा लगता रहता है। ये डर भी होता है। ओथेलो नहीं, ओथेलो शेक्सपियर की बहुत मशहूर किरदार ओथेलो, वो नहीं उसे कोई मारने वाला है करके वो गलत से वो मार ही देता है। तो आप किसी और को मार देते हो इस डर से कि वो आपको मार देगा। हाँ। और ये डर सच नहीं होता एक्चुअली, ये भ्रम है। तो ये भ्रम पर कई सालों से जी रहे हैं, इस भ्रम में। मुझे गालियों के हर जहां पर जो गाली दे रही, अरे आपको कोई, देखो आपको कोई गाली नहीं देता। नेहरू, उसमें भाषण में उन्होंने कहा, नेहरू ने कहा
इस देश के लोग आलसी है। अरे नेहरू ने नहीं कहा, लेकिन कहा भी होगा तो सही कहा। जिस देश में 35 साल एक युवा भिक्षा मांगकर खाता है, वो आलसी नहीं है। कभी 30 साल हो जाता है, कभी 35 साल हो जाता है, उसका भी गड़बड़ी है। और वो बटुआ नहीं रखता, यूएस जाता है, तो आलसी होगा ना यार। ऐसे तो मैं तो जाना चाहता हूँ, मैं हर चीज करना चाहता हूँ। तो मुझे ऐसा, आपको तो मालूम, मेरे पिताजी बीमार थे, तो रोज का बजट मेरे गले तक आता था। सही बात है। तो ये जो कर रहे हैं, जब सत्ता में नहीं थे तब, वो हमने अभी फोटोग्राफ्स देख रहे हैं या उनकी जो रहन सहन है वो देख रहे हैं। वैसे काम तो उन्होंने कुछ खास किया नहीं है। संघ में थे, प्रचारक थे, और क्या। तो नेहरू ने अगर बोला भी होगा देश में आलसी लोग रहते हैं, तो गलत क्या होगा? इन्हीं संघ की तरफ देख के ही बोला होगा। लेकिन अब अगर ऐसे संदेशों को दबाया जाएगा, जो आर्मी चीफ रह चुके हैं, आर्मी जनरल रह चुके हैं, उनके किताबों को रोका जाएगा, हमारे मैसेजेस को, आप लगातार कह रहे हैं आपके मैसेजेस को रोका जाता है, एक शैडो बैन किया जाता है। नहीं, मेरे फॉलोअर की संख्या एक से नहीं बढ़ती है, ऐसे कैसे हो सकता है? जी, तो फिर इसका सोल्यूशन आप क्या देखते हैं? क्योंकि जब मैसेज ही आगे नहीं बढ़ रहा है और कई जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, दूसरे कंट्रीज हैं, वो इसे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। नेता विपक्ष को स्पीकर कहते हैं कि मैं आपको परमिशन देता हूं, जिस पर राहुल गांधी ने कहा आप परमिशन देने वाले कोई नहीं होते, मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूं। तो उनके संदेश को आप रोकना, विपक्ष को पूरी तरीके से रोक देना, उन्हें आंदोलन करने नहीं देना, 7-7 मिनट के अंदर लोकसभा को खत्म कर देना, तो संदेश ही आगे नहीं बढ़ पाएगा, मैसेजिंग ही नहीं पहुंच पाएगी, लोगों तक बात ही नहीं पहुंच पाएगा। क्या हम अकाउंटेबिलिटी के आगे बढ़ चुके हैं? क्या यहाँ पर कोई अकाउंटेबिलिटी नाम की चीज नहीं? मैं एक बात अलग सी बताना चाहता हूं कि इजराइल हमारा दोस्त राष्ट्र है पहले से। भले ही हमने पैलेस्तीन को पहले मान्यता दी, क्योंकि गांधी जी का एक अप्रोच था। गांधी जी एंटी सेमिटिज्म के कड़े विरोधक थे, खिलाफ खड़े हुए हमेशा। और जूस लोगों, यहूदी लोगों की प्रति उनको बहुत संवेदना और सहानुभूति थी, जो नेहरू का भी वो था। लेकिन गांधी जी का यह कहना था, इजराइल राष्ट्र बनाने का मतलब फिलिस्तीन पे अन्याय करना है। और जो आप यूरोप का गिल्ट है, जो जर्मनी का गिल्ट है, वो वहां पर क्यों कर रहे हैं? वो जो अभी जर्मनी के प्राइम मिनिस्टर चांसलर ने बोला भी, हमारे कहीं पाप इजराइल धोता है, ये लाइन थी ना उनकी। तो ये होने के बाद हम दोस्त रहे, लेकिन फिलिस्तीन हमारा भाई रहा, बराबर। हमने अपने देश के अंदरूनी कामों में इजराइल को कभी दखल अंदाज नहीं करने दी। ये पहली बार है कि इजराइल ने मौके का फायदा उठाकर इस देश में घुसने की कोशिश की। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस से, इतना बड़ा देश है और मोदी और संघ की सत्ता हमेशा नहीं रहेगी, इसके परिणाम इतने अच्छे नहीं होंगे। भारत आपका दोस्त था तो अच्छा ही है, आपका दुश्मन नहीं है, दोस्त भी नहीं है तो भी अच्छा है। लेकिन ये आपने अंदर आकर लोगों को जो सर्विलेंस की सिस्टम और बाकी सारी चीजें वो नेतन्याहू के माध्यम से आई, वो इस देश के राष्ट्र नीति और परराष्ट्र नीति के खिलाफ था। हमने किसी के कारोबारों में, यानी इजराइल के कामों में दखल अंदाजी नहीं दी। इजराइल को भी हमारे देश में नहीं आना चाहिए था। ये गलती इजराइल की भी है। ये बात मैं बहुत गंभीरता से रिकॉर्ड पे रखना चाहता हूँ। अब ये जो हमारे ऊपर पेगासस ये उपकरण आ रहे हैं, वो इजराइल फेवर कर रहा है सत्ता को, देश को नहीं। भारत को इजराइल ने कुछ भी फेवर नहीं किया है। उन्होंने मोदी और उनकी साथियों को फेवर किया है। सिर्फ भारत के लोगों का दमन हुआ है उससे। ये ठीक नहीं हुआ। भारत बोलेगा, भारत जवाब देगा, टाइम आएगा, तब सारी चीजें बदलेगी। नहीं, तब तक कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा। नहीं, भारत जवाब देगा, यानी कब देगा वो मैंने कहाँ बोला है। अकाउंट अब तक क्या है, इतना टाइम भी नहीं है। ये क्या हम ये देश ऐसा देश नहीं है जो कुर्सी में आराम से बैठा हुआ है या करवट ले रहा है। टाइम आएगा, बहुत जल्द आएगा। देखिए, मोदी ने जितना इस देश का पतन हो सकता था उतना कर दिया। अब इससे नीचे देश थोड़ा ही जा सकता है। अब आएगा तो ऊपर ही आएगा ना, तो आएगा देश ऊपर। लेकिन अब मैं वापस उसी सवाल पर क्यों आ रहा हूँ, अकाउंटेबिलिटी पर, कि इनकी छवि इस पर बनी थी कि ये एकदम
मजबूत नेता हैं, जैसे मैंने उदाहरण भी दिया कि मजबूत यूक्रेन का वॉर मतलब बॉडी से है क्या? बॉडी मास वो से भी तो नहीं, नहीं है नहीं, ना। लेकिन आप अपने सेना को भी अगर छोड़ देते हैं तो ये आपके पर्सनालिटी के बारे में क्या दर्शाता है। और उसके बाद जिस सेना के नाम पर आपने 2019 में वोट मांगा, जिस सेना के नाम पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद आप देश भर में घूमते रहे, उसी सेना के एक अधिकारी को आप झूठा ठहराने पर लग जाते हैं, उनके किताब को रिलीज नहीं होने देते हैं। ये इनकी जो दो चीज़ पर ये जीतते थे, एक तो हिंदू मुस्लिम करते हैं वो हमें पता है, दूसरा देशभक्ति के नाम पर जो पूरा चीज़ करते थे। एक तरीके से उनको एक्सपोज जो है इस किताब से हो रहा है, जिसकी बात आप और मैं लगातार ये किताब नरवणे साहब की किताब, एप्स्टीन फाइल्स, अमेरिका के साथ ट्रेड डील, ये तीन चीजों ने मोदी क्या है ये दुनिया को बता दिया। वो भी एक हफ्ते में ये तीनों चीजें, एक हफ्ते में जब आता है टाइम तो ऐसे ही आता है। रही बात मोदी जी की, उन्होंने 2 घंटे के भाषण में उनको 5 शब्द बोलने से मना करना चाहिए था। कांग्रेस, नेहरू, मैं, पाकिस्तान, मुसलमान, हमेशा के लिए मना करना चाहिए। वो भाषण नहीं दे पाएंगे क्योंकि यही तो बोलते हो बस, मैं, मुझे, मेरी, मेरी। देखिए आप प्रधानमंत्री यार, आप देश, अब 12 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद आप अब इतनी उम्र होने के बाद आपसे अपेक्षा ये, आप देश के लिए क्या दे रहे हो, ना कि आपकी जान को खतरा। ये सारी बात हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, 2 प्रधानमंत्री ने अपनी जान देश पे कुर्बान कर दी ऑलरेडी। फिर महात्मा गांधी की जान तो आपके संगठन ने ही ले ली है। तो सवाल ये है कि आप अपने जान की कितना, 2 घंटा आप अपने जान पे बात कर रहे हो, तो आप ऐसा देखिए, आप 20 साल के युवक है और उनको बहुत सारा भविष्य है, तो ऐसी बात करें तो हम माने भी। अब इस उम्र में जब आप मार्गदर्शक मंडल में जाने की बात कर रहे थे, 6 महीना पहले जाना चाहिए था आपको, जो अडवाणी को लिए कहा था आपने, जोशी जी के लिए कहा था, वहां आकर आप मेरा ये, मेरी जान, मेरी अरे कितना आप ये दिस इज नार्सिसिज्म पार एक्सेलेंस। अब आपको रुकना चाहिए, आपको एक ठहरने की जरूरत है ताकि देश को अपने रास्ते से सृजन का रास्ता पकड़ने का मौका मिले। आप देश के बीच के रुकावट ना बनिए। देश के युवा, देश की प्रतिभा, देश का सृजन और देश के आत्मसम्मान को बढ़ने के लिए आप रोक रहे हैं। ये बात आप समझिए। अगर आप नहीं समझेंगे तो ये देश कभी ना कभी तो आपको समझाएगा ये बात। और वक्त भी ठहरता नहीं है। 1 हफ्ते में जैसा बोला 3 चीजें आ गई और 30 चीजें आएगी। आप मानते हैं लेकिन कि वो एक्सपोज हो रहे हैं, यानी जो सो कॉल्ड इमेज, क्योंकि ये भी बहुत फनी लगा मुझे, मैंने 2-3 बार शेयर भी किया इसे, कि इन्होंने इसी हफ्ते नेटफ्लिक्स पे धुरंधर आई, जिसमें ये घर में घुसकर मारते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसा जो पूरा प्रोपोगेंडा दिखाया है। आप पे धुरंधर का बहुत परिणाम हुआ है लगता है। मैंने देखी नहीं, मैंने देखी और मैं इतना हंसा, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊं कि मुझे लगा था कि शायद क्रिएटिविटी के थ्रू इन्होंने प्रोपोगेंडा किया होगा, लेकिन नहीं। देखिए मैं एक बात बता रहा हूँ, 2 चीजें हैं। मैं सोहित बाय रूल, एज अ रूल में 2 चीजें नहीं करता आजकल। एक जिसमें आतंकवादी सिर्फ मुस्लिम दिखते हैं वो फिल्में नहीं देखता। क्योंकि हमने गए 6 साल में देखा है कि ज़्यादातर आतंकवादी या खुफिया जो है पाकिस्तान के, वो हिंदू थे। कुरुलकर तो मेन उदाहरण, और भी है, वो भागवत लेडी थी यहाँ पर पकड़ी गई, और औरंगाबाद में, यानी संभाजी नगर आप कहते हैं, वहाँ पकड़ी गई। वो सारे तो हिंदू थे और ब्राह्मण भी थे। तो बात यह है, ऐसी जो दिखाते हैं ना कि मुस्लिम आतंकवादी या ये सब फिल्में में देखना बंद कर दिया है। क्यों? हमारा चीन दुश्मन नहीं है, दिखाओ ना फिल्म में। आप ताकत दिखाओ जरा, फिल्म में दिखाओ कि चीन दुश्मन है और अरुणाचल कब्जा कर रहा है और आप उससे लड़ रहे हैं। और वो क्या बोलते हैं अपना, वो कौन, वो साउथ का एक्टर जिसको पद्मश्री दिया, ढोल का रोल किया, इसलिए माधवन को बताइए कि वो रोल करे, चाइना के साथ लड़ने वाले, नरवणे का रोल करे। रियल लाइफ में नहीं, कम से कम फिल्मों में तो करे। नरवणे सुन रहे हैं, नहीं माधवन सुन रहा है कि जो है उचित है वो करो। और माधवन फोन रख देता है और फोन की तरफ 10 मिनट देखता रहता है, वहीं अंध हो जाता है फिल्म का। ऐसा करिए ना, फिल्म बनाइए ना। सच्चे देखिए, सच्चाई के लिए फिल्म की जरूरत नहीं पड़ती भाई। आ गया ना बाहर, और भी आएगा। इन्होंने जो भी असत्य किया है, गलत किया है, दुर्बल के साथ दुर्व्यवहार किया है, वो सब बाहर आएगा।
इनको लगा था इतना बाहर आएगा जितना आया नहीं, उनको लगा नहीं था वो सब भी बाहर आएगा। अब सारी चीजें दबाओगे तो भी बाहर आएगा, आप जितना दबाओगे उतना आएगा। हमेशा याद रखो कि इस दुनिया में ऐसा कौन सा तानाशाह है जिसने दबाया वो बाहर नहीं आया? सही बात। बताइए मुझे एक तानाशाह का नाम बताइए। आता ही है क्योंकि सत्य और सूर्य आप रोक नहीं सकते। आसान ये होता है कि आप सरल रहो, सिंपल रहो और दोनों को मान्यता दे दो कि हाँ भाई ये गलती है, यूं आप इंसान हो, गलतियां हो सकती है तो एक्सेप्ट कर लो। आप बर्बाद मत करो इस गुलिस्तान को जो कर रहे हैं आप, हिंदू मुस्लिम करके। फिर उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, आसाम, यहाँ पर हिंदू मुसलमान को इस तरह से यूज कर रहे हैं लोग, ईसाइयों को इस तरह से यूज कर रहे हैं कि इनकी पापों की कोई गिनती नहीं हो सकती। यार इंसान के साथ ऐसा बिहेवियर कोई करता है क्या? जी, अब आखिरी, क्योंकि हम अंत में आ रहे हैं, तो सवाल यह है कि इसमें आप विपक्ष के रोल, राहुल गांधी के रोल को किस तरह से देखते हैं? और उन पर अटैक करने को लेकर जिस तरह से उन्होंने किताब लाया, तो उनके सामने भी वो दुबे की ओर से किताब लाया गया और एक बार फिर से कोई किताब नहीं है उसका। हाँ। देखिए, माउंटबेटन साहब की बेटी ने एक किताब लिखी है। माउंटबेटन साहब और एडविना माउंटबेटन की बेटी थी, उन्होंने आत्मकथा लिखी है। उसमें उन्होंने क्लियर कट लिखा था कि मेरी माँ एडविना और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बौद्धिक और इमोशनल एक संबंध थे, उसमें कोई भी शारीरिक बात नहीं थी। और मुझे लगता है इसमें गलत कुछ नहीं, शारीरिक बात हो तो, लेकिन उसने लिखा है कि उसमें फिजिकल कुछ भी नहीं था। बस नेहरू को बौद्धिक इंटेलेक्चुअल संबंध थे और वो लोग घंटों तक अलग अलग सब्जेक्ट्स पे बात करते थे। उन्होंने लिखा है अपने किताब में और उन्होंने क्लियर कट ये लिखा है, उनमें कोई भी फिजिकल ऐसी बात नहीं थी, शारीरिक नहीं थी और अफेयर टाइप भी नहीं था। इतना क्लियर लिखा है। नहीं, लेकिन अब ये फर्स्ट हैंड रिपोर्ट को मानेंगे या निशिकांत दुबे जैसे आदमी जो पहलगाम को अटैक से पहले वहां पर शादियां बना रहा था, उत्सव मना रहा था, ऐसे आदमी का मानेंगे जिसकी डिग्री का भी पता नहीं है? और भी चीजें हैं जो उसके बारे में बोली जा सकती है, लेकिन मैं अभी ये प्रोग्राम दुबे पे नहीं है। एक बार दुबे पे करेंगे, एक बार चौबे पे करेंगे। मेरा सवाल ये है कि 2014 में भी नेहरू की बात होती है, 2019 में भी नेहरू की बात, 2026 में भी जब आप पर एप्स्टीन फाइल्स के आरोप लगे हैं, आपके ऊपर चीन को लेकर कोई भी सॉलिड सवाल उठाने का आरोप नहीं उठाने का आरोप लगे हैं, आपके ऊपर लगातार एक के पीछे एक आरोप लग रहे हैं, इजराइल में जाकर यूएस के लिए डांस करने वाले आरोप का आपके ऊपर लगे हैं, और तब भी अगर आप नेहरू की ही बात करेंगे और उसी को लेकर आगे जाएंगे तो इससे आगे हम बढ़ेंगे कैसे? क्योंकि हम नहीं बढ़ेंगे। मैं बताता हूँ हम आगे बढ़े क्योंकि नेहरू थे। एक अच्छी मैंने ट्वीट पढ़ी थी, अमीषा गोखले नाम का हैंडल है, वहां पर वो ट्वीट है। वो ट्वीट ये थी कि आज की संसद में मोदी 60वें दशक में 20वीं सदी के जो नेहरू का शासन था उसके ऊपर ही बात करते रहते हैं, लेकिन उस वक्त संसद में नेहरू ने 21वीं सदी के तीसरे दशक में क्या होगा उसकी भी नींव रखने की बात की थी। ये नेहरू का बड़ापन है और ये बौनापन है आज के प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री की छवि क्या इस देश के ऊपर है? क्योंकि अब भी ऐसा लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ये ऐसा कुछ नहीं है। ये सब जो उनके किराए के जो लोग हैं वो लोग बना रहे हैं, वो सब बकवास है। ये सब लोग जानते हैं, लोग बोलते भी हैं। आप कहीं भी देखिए सोशल मीडिया रील पे लोग दबा कर बोलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक, अब मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है सर कि इसके आगे आप क्या देखते हैं? क्या और भी जानकारियां सामने आएंगी जो ये एक्सपोज हो रहे हैं, जिस पर हम लगातार बातचीत करते आए हैं 2022 2021, आप तो बहुत पहले से इस पर वोकल हैं, जो सच्चाई थी जो लगातार मेन स्ट्रीम से गायब थी, अब सेना के ही अधिकारी खुद के एक्सपीरियंस से बताओ। जैसे कि आपने बताया कि वो बचा कर भी इतना नहीं बचा पाए कि इतनी एक्सपोज उन्होंने कर दिया, जितने बचा सकते थे उतना बचाने के बावजूद हमारे सेना के लोग कैसे मरे थे उसके मुद्दे को उन्होंने उठाया, तब भी कैसे कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था। इन तमाम मुद्दों को उनकी ओर से उठाया गया। क्या और भी जानकारियां सामने आने बाकी हैं? क्या और भी चीज़ें प्रधानमंत्री और उनके फैसले और उनके मंत्रियों के फैसले और उनके जो डिसीजंस थे उसके बारे में और भी एक्सपोज होना बाकी है? सर बहुत आएगा,
बहुत आएगा। इन्होंने जो किया है ना उसकी कोई सीमा नहीं है। राफेल का मैटर और भी आएंगे चीज़ें। अब अनिल अंबानी साहब के बारे में आप तो लोग लिख रहे हैं, आप एप्स्टीन फाइल में भी जो आए हैं उसके कई अलग अलग मीनिंग है, अर्थ हैं, वो सब सामने आएंगे। उसके दूसरे पहलू हैं वो भी सामने आएंगे। और हर चीज़ को पिरोने वाली एक ही शख्सियत है, भारत के प्रधानमंत्री। और जहाँ तक आप कहो, मैं ये मानता हूँ कि विपक्ष कमज़ोर है, वरना ये सरकार अभी तक इस्तीफा देकर जानी चाहिए थी। अच्छा, तो विपक्ष वो काम नहीं कर पाए। हाँ, मुझे पता नहीं कि उनकी मर्यादा क्या है, क्योंकि उनकी जगह मैं नहीं हूँ, मैं ऐसी बात नहीं करूँगा। यहाँ बैठे बैठे विपक्ष क्या करना चाहिए मैं नहीं बताऊँगा, जब मैं विपक्ष में रहूँगा तब बता सकता हूँ। लेकिन मैं मानता हूँ कि किसी भी देश में या अपने देश में भी दूसरी सरकार होती और विपक्ष ये होते जो सत्ता में है, तो इस सरकार का इस्तीफा ले लेते। जी बिल्कुल, इससे बहुत पहले इस्तीफा होना चाहिए। यानी ये गारंटी पीरियड या एक्सपायरी डेट के बाद में चल रही सरकार है। बिल्कुल, एक्सपायरी डेट के बाद दर्शकों ये सरकार जो है वो लगातार चल रही है। जिस तरह से राजू सर ने कहा, यहाँ पर सवाल कई हैं। सवाल प्रधानमंत्री पर है, सवाल प्रधानमंत्री के रवैये पर है, सवाल है कि विपक्ष के जो नेता हैं उन्हें आपने बोलने नहीं दिया, जबकि वो बात कर रहे थे जो सेना के अधिकारी कह रहे थे, उन्हें रोकना, आपका लोकसभा में बात नहीं करना और उसके बाद राज्यसभा में लगातार नेहरू 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 के आगे आप नहीं बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये आपके ही एक तरीके से आप कितने डरते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री को कितना डर लगता है उसके बारे में एक तरीके से हम समझ में आता है। इसलिए वो जो ऐड भी था, डर सबको लगता है गला सबका सूखता है, वो बात बिल्कुल सही है। क्योंकि आप चाहे कितने भी प्रोपोगंडा क्यों ना कर ले, जिस दिन सच सामने आता है, जो सच अब सामने धीरे धीरे आने लगा है, उससे पता चलता है कि प्रधानमंत्री को महिला सांसदों के उदाहरण का इस्तेमाल करना पड़ता है। कान काटेगी, कान काटेंगे, उनकी ओर से काटा जाएगा, दांत से काटा जाएगा। इस तरह की बातों का अगर इस्तेमाल कर प्रधानमंत्री बचने की कोशिश करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि हमारे देश की, तो आप समझ सकते हैं कि आम काट के खाते हैं या चूस के। बिल्कुल, हर एक चीज आप समझ सकते हैं कि आपसे जैसे सवाल पूछा करते थे, आपको कौन से सवालों के आप एक तरीके से आदी हो गए थे कि लोग यही सवाल पूछें, और जिस दिन आंख में आंख डाल के आपसे सवाल पूछा जाता है, आप 7-7 मिनट के अंदर ही लोकसभा को भंग कर देते हैं, नेता विपक्ष को बोलने नहीं देते हैं। आप खुद वॉर रुकवाने की बातें आपके पार्टी की ओर से इसके ऊपर प्रचार किया जाता है, और वॉर रुकवाने वाला शख्स खुद के देश में खुद के सांसदों से आंख मिलाकर नहीं, लेकिन कोई वॉर वगैरह रुकाया नहीं नहीं, वो बात तो हमें पता है। कोई पूछता नहीं है यूक्रेन में ना रशिया में। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और ये बात आपको पता चलेगी कि एनएसए चीफ जो ढोवाल है, वो पुतिन के सामने जाकर जो गिड़गिड़ा रहे थे, वो 2/3 कुर्सी छोड़कर आगे बैठे थे। जी, वो भी हमने वो बैठे थे, वो देखिए, उससे पता चलता है कि कौन किसका सुन रहा है। और पुतिन जिस तरह से बैठे थे, उससे पुतिन तो अपने साम्राज्य के वो पुतिन को एक मालूम है, पुतिन साहब की एक रशियन लड़की से उस दिन बात होती, स्कूली लड़की से, देखा मैंने। तो उसको पूछती है कि पुतिन साहब पूछते हैं कि रशिया का अस्त यानी एंड कहाँ होती सीमा की, तो वो कहती है अलास्का से पहले, यानी वॉल्डियोस्टॉक, ऐसा कुछ बोलती है वो। पुतिन बोलते हैं कि नहीं बेटा, रशिया का कहीं भी एंड नहीं होता, अस्त नहीं होता, रशिया हर जगह फैला हुआ। तो देखिए, पुतिन में दोष बहुत है, और पुतिन का मैं कोई समर्थक भी नहीं हूँ, ना ही मैं विरोधक हूँ उनका। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि एक शासक को अपने मातृभूमि से ज्यादा कुछ नहीं होना चाहिए। उतना अंश पुतिन में तो है, उतना शी जिनपिंग में है। तानाशाह होने के बावजूद ये तो मानना पड़ेगा, वो अपने देश की रक्षा के वो कोताही नहीं बरत रहे हैं, या उनके राज को एक्सप्लॉइट करके कोई उनको ब्लैकमेल नहीं कर पा रहा है। ये तो भारत का दुर्भाग्य है कि सारे विश्व में भारत ही एक देश है जिसके मुखिया को ब्लैकमेल करके, हर देश एक्सप्लॉइट करके भारत को चूस रहे हैं, भारत को काट रहे हैं। जी, तो भारत को विदेश के ताकतें जो हमारी दुश्मन है, वो अब काट के भी खा रही है और चूस के भी खा रही है।
बिल्कुल। तो आप आम कैसे और प्रधानमंत्री कहते हैं जो उचित है वो करो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजू सर, आप जुड़े और आपने बातचीत की। हमने दर्शकों आपको यही बताने की कोशिश की है कि जो लगातार राजू सर इतने सालों से कहते आए हैं, इतने बार बार उन्होंने जो बात बेबाकी से रखी है, अब कहीं ना कहीं जैसे जैसे चीजें सामने आ रही हैं आपको भी समझ में आ रहा है। मैंने इजराइल का तो आपको कितनी पहले बहुत कहा पहले से हमने ये बात की है और ये सब ऑन रिकॉर्ड ये सारी बातें हैं जो अब कहीं ना कहीं सच होती हुई सामने आ रही हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जो हम वीडियोस कर रहे हैं उसके जरिए आप समझेंगे कि ये जो एक एक घंटों तक हम बातचीत करते हैं वो राजू सर एक तरीके से आपको चिताने की कोशिश करते हैं कि भविष्य में क्या रखा है। आपके ऊपर निर्भर होता है, आप उसे अभी सुनेंगे या फिर जब भविष्य में होगा तब सुनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राजू सर, आप जुड़े, आपने बातचीत की। दर्शकों आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अगर वीडियो आपको पसंद आए तो साझा करें। और तो और अगर अब भी आपने मेरे इस चैनल सोहित मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। आगे भी हम लगातार ऐसे अलग अलग मुद्दों पर बातचीत करते रहेंगे। फिलहाल आप हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्ते।